Hi students, yesterday we studied about the second type of secondary cells and corrosion. So first we do the quick revision of yesterday's topic. So कल हमने पढ़ा था सेकंड टाइप का secondary cell जिसको क्या बोलते हैं, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल बोलते हैं। कहता है जो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल होता है उसका लॉन्गर लाइफ टाइम होता है एज कम्पेरिजन टू लेड स्टोरेज सेल के कंपेरेटिवली, बट ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। कहता है इसको हम किस में यूज़ करते हैं, पोर्टेबल एंड कॉर्डलेस अप्लाइंसेस में यूज़ करते हैं। इसके अंदर कहता है जो कैडमियम है वो एनोड का काम करता है, और जो मेटल की ग्रेड है जिसमें निकल डाइऑक्साइड होता है वो किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है। जैसे कहता है एनोड के ऊपर रिएक्शन चलती है, हमारे पास कैडमियम की ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड के ऊपर क्या होता है, निकल डाइऑक्साइड की रिडक्शन रिएक्शन होती है। कहता है इस रिएक्शन के दौरान कोई भी गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, मीन्स जो इसकी ओवरऑल रिएक्शन होती है उसके दौरान जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें कोई भी प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में नहीं होता, जिस वजह से कहता है जो रिएक्शन प्रोडक्ट है वो स्टिक रहते हैं इलेक्ट्रोड के साथ, इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा रहते हैं, और जब हम उसको रिचार्ज करते हैं तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन चलने लगती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल का क्या होता है, कहता फ्यूल सेल्स को डिज़ाइन इस तरीके से करा होता है कि वो क्या करते हैं, जब फ्यूल्स की कंबस्शन होती है जैसे हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कहता है ये सभी फ्यूल्स जब कंबस्ट होते हैं उस दौरान ये क्या करते हैं, एनर्जी को किस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इसकी कॉमन एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। कहता है हाइड्रोजन गैस की हम बबलिंग करवाते हैं एनोड कंपार्टमेंट के ऊपर, जहाँ पे हाइड्रोजन की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और कहता है जो ऑक्सीजन गैस है उसकी बबलिंग करवाते हैं हम कैथोड कंपार्टमेंट के अंदर, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होती है, रिडक्शन होती है। कहता है एनोड के ऊपर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलती है, कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन की रिडक्शन रिएक्शन चलती है। कहता है जो फ्यूल सेल्स है उतने टाइम तक कॉन्टिन्यूसली रन करते रहेंगे जितने टाइम तक हम क्या करेंगे, उसको रिएक्टेंट की सप्लाई करते रहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल ओवर ऑर्डिनरी बैटरी। कहता है नॉर्मल बैटरी के कंपेरेटिवली फ्यूल सेल की क्या एडवांटेजेस होती है। फर्स्ट हमने पढ़ा था हाई एफिशिएंसी। कहता है जो फ्यूल सेल है उसकी एफिशिएंसी हाई होती है, अबाउट 60 to 70% होती है, जबकि जो ऑर्डिनरी बैटरी है उसकी एफिशिएंसी सिर्फ कितनी होती है, 40% की उसकी एफिशिएंसी होती है। सेकंड एडवांटेज हमने पढ़ी थी कॉन्टिन्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। कहते हैं जो फ्यूल सेल है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते रहते हैं। कहता है उतने टाइम तक वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते रहेंगे जितने टाइम तक हम उसको क्या करते रहेंगे, फ्यूल को सप्लाई करते रहते हैं। नेक्स्ट हमने थर्ड एडवांटेज पढ़ी थी पोल्यूशन फ्री वर्किंग। कहते हैं जो फ्यूल सेल है उसके दौरान कोई भी पोल्यूशन क्रिएटिंग प्रोडक्ट है जो नहीं बनता। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्रोजन। कहता है जब मेटल को हम एक्सपोज करते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर रखते हैं, तो मेटल क्या करता है, इन्वायरमेंट में जो हवा है या वाटर है उसके साथ रिएक्शन शो कर देता है, और मिलके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोजन प्रोसेस बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि सिल्वर है, सिल्वर क्या हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है हवा की प्रेजेंस में। ऐसे कॉपर है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। लेड या स्टेनलेस स्टील है, वो क्या होती है, उसकी चमक है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है क्रोजन के कारण। नेक्स्ट हमने पढ़े थे फैक्टर्स विच अफेक्ट क्रोजन। कहता कौन से फैक्टर है जो क्रोजन को इफेक्ट करते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट फैक्टर पढ़ा था पोजीशन ऑफ मेटल इन ईएमएफ सीरीज। कहता मेटल की कौन सी पोजीशन है ईएमएफ सीरीज में, उसके ऊपर क्या करेगा, रेट ऑफ क्रोजन डिपेंड करता है। जैसे कहता जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतनी ज़्यादा उसमें पॉसिबिलिटी होती है क्रोजन होने की। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन मेटल। कहता मेटल के अंदर जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होंगी वो किसका काम करती हैं, वोल्टिक सेल को उसके अंदर सेटअप कर देती है, जिस वजह से रेट ऑफ क्रोजन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कहता अगर वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है तो उससे भी क्या होता है, रेट ऑफ क्रोजन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। कहता अगर वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी किसका काम करती है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, जिस वजह से उसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो एक जगह से दूसरी जगह होने लगता है, और एज अ रिजल्ट रेट ऑफ क्रोजन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग। कहता अगर मेटल के ऊपर किसी हाई रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर दे तो उससे रेट ऑफ क्रोजन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। कहता अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि आयरन की रस्टिंग कैसी होती है, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। कहता ये जो फिनोमिना है क्रोजन का उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलती है।
कहता जो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है रस्टिंग की, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कहता वो किस में बिलीव करती है कि जो मेटल की सरफेस है वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, मीन्स एक सारता की उसकी सरफेस नहीं होती है, बिकॉज उसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। कहता इम्प्योरिटीज़ के कारण जो उसकी सरफेस होती है वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। कहता जिस वजह से जो आयरन है वो क्या बिहेव करता है, कहता उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो किस तरह बिहेव करती हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिकल सेल की तरह बिहेव करती हैं वाटर की प्रेजेंस में। वाटर में क्या होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, डिसॉल्व होती है। कहता है जिसके कारण एक फिल्म है वाटर की, मॉइस्चर की एक फिल्म है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है, वो किसका काम करती है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का काम करती है। वो मेटल की सरफेस को क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में शो करा है। जैसे कहता है ये हमारे पास एक मॉइस्चर की फिल्म है जिसने मेटल की सरफेस को क्या करा है, कवर करा हुआ है। कहता है इसमें जो स्मॉल इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स है, कहता है जो इम्प्योरिटीज़ की वजह से उसमें जो स्मॉल इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिवेल्प हुए हैं उसमें क्या होता है, प्योर आयरन है वो किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। जबकि कहता है जो इम्प्योर पोर्शंस होते हैं वो किसका काम करते हैं, कैथोड का काम करते हैं। सो कहता है जो ओवरऑल रस्टिंग की रिएक्शन है उसमें कैसी रिएक्शन चलती है, कहता है एनोड के ऊपर रिएक्शन कैसे चलती है, आयरन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जिसमें आयरन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन 2 पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। कहता है जो ये मेटल के आइंस है वो क्या करते हैं, मेटल की लैटिस से डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर एज अ आयन की फॉर्म में। एंड कहता है जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कैथोड की तरफ को मूव करते हैं। कहता है जो कैथोड होता है हर एक सेल का, मींस कहता है जो इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो मेटल की सरफेस के ऊपर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो किसका काम करती है, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सेल का काम करती है। कहता है हर एक इलेक्ट्रिक सेल का जो कैथोड होता है वहाँ पे कहता है जो हाइड्रोजन आइंस है वो जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं एनोड के ऊपर उन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। यहाँ पे कहता है जो हाइड्रोजन आइंस है वो कहाँ से मिले हैं, कहता है जो हाइड्रोजन आइंस है या तो वाटर से मिलेंगे, जो वाटर की लेयर उसके ऊपर बनी है मेटल की सरफेस के ऊपर, या फिर कहता है जो एसिडिक सब्सटेंसेस वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है। जैसे हम इसकी रिएक्शंस करेंगे, कहते हैं जब वाटर डिसोसिएट होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आइंस एंड OH नेगेटिव आइन प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही कहता है अगर वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होगी वो क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड बनाती है। कहता है कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट कैसे होता है, H पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट में डिसोसिएट होता है। कहता है ये जो H पॉजिटिव आइंस है कैथोड के ऊपर वो कहाँ से मिले हैं, या तो वाटर से मिलते हैं, या कहता है वाटर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है वहाँ से मिलती है। कहता तो कैथोड के ऊपर क्या होता है, जो H पॉजिटिव आइंस है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। कहता ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से मिले हैं, कहता जो एनोड के ऊपर आयरन ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा था वो वाले इलेक्ट्रॉन हम कैथोड के ऊपर यूज़ करते हैं। कहता है H पॉजिटिव आइंस इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहता जो हाइड्रोजन एटम होते हैं आयरन की सरफेस के ऊपर वो रिड्यूस हो जाते हैं, जो उसमें कहता वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व हुई है उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। कहता है हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके क्या देते हैं, वाटर प्रोड्यूस करते हैं। देयरफॉर कहता है जो ओवरऑल रिएक्शन है कैथोड के ऊपर वो कैसे चलेगी, कहता है जो फोर्थ और फिफ्थ रिएक्शन है इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके क्या होती है, ओवरऑल रिएक्शन चलती है कैथोड के ऊपर। दैट मीन्स कहता है कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या चलेगी, H पॉजिटिव आइंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेंगे प्लस 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, प्लस प्रोड्यूस क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे कहता हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहाँ पे होती है, एनोड के ऊपर होती है। यहाँ पे आयरन की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो इसकी रिएक्शन क्या है, आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कितनी होती है, -0.44 वोल्ट होती है। ऐसे कहता जो अनदर हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, वो कहाँ पे चलती है, कैथोड के ऊपर चलती है। कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होती है, H पॉजिटिव आयन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो E0 वैल्यू है इस रिएक्शन की वो कितनी होती है, 1.23 वोल्ट होती है। कहता ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है इन दोनों रिएक्शन को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। वहाँ से ओवरऑल रिएक्शन क्या आती है कि 2 आयरन एटम्स हैं वो H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्शन शो करते हैं प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करते हैं, और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हमारे पास प्रोड्यूस होता है, आयरन के आयंस प्रोड्यूस होते हैं और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है। कहता है जो ओवरऑल रिएक्शन है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कितनी होती है, 1.67 वोल्ट होती है। कहता जो फेरस आयंस है Fe2 पॉजिटिव आयन है वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कहता है इस ओवरऑल रिएक्शन में जो आयरन आयंस हमें मिले हैं वो क्या हो जाते हैं, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं
कैसे ऑक्सीडाइज हो गए, कहता है जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्शन शो करके वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो और क्या बना देते हैं, रस्ट बना देते हैं, जर बना देते हैं। तो रिएक्शन क्या चलती है, कहता है आयरन आइंस ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेंगे, प्लस कहता है जो एनवायरनमेंट में वाटर होता है, मॉइस्चर होता है, उसके साथ रिएक्शन शो करते हैं। और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है और साथ में क्या मिलता है, 8H पॉजिटिव आइंस मिलते हैं। तो कहता है जो आयरन ऑक्साइड यहाँ पे मिला है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन शो करता है, एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा और क्या प्रोड्यूस करता है हमारे पास, Fe2O3.XH2O। ये क्या होती है, हाइड्रेटेड फॉर्म होती है फेरस ऑक्साइड की, इसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। कहता यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि सॉल्ट वाटर है, अगर कहता है सॉल्ट वाटर होगा, वाटर के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होगा, उससे कहता है जो रेट ऑफ क्रोजन है वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।